आपका स्वागत है हमारे ऑनलाइन पोर्टल बजरंग स्टडीज में। हम जो अलाउद्दीन खिलजी और उसके आर्थिक सुधारों के बारे में कुछ बातें कर रहे थे, उसको पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी ने हमने कल का जो वीडियो था उसमें बताया था, यदि वीडियो नहीं देखा था उसको देख लेना। ज़कात है, जजिया है, खुम्स है, चरी कर है, गढ़ी कर है, जिसे घड़ी कर भी कहते हैं। इस प्रकार के करों के बारे में हमने आपको बताया था कि सुल्तान ने जो लूट का जो धन था, खुम्स जो खर था, पहले जो सुल्तान से अलाउद्दीन खिलजी से पहले जो धन बांटा जाता था, लूट का धन जो था, खुम्स, क्या नाम था इसका, खुम्स। लूट से पहले जो धन बांटा जाता था, खुम्स, वो जो धन था वो सुल्तान लेता था उसको कितना, 20%, और सैनिकों को कितना दिया जाता था, ये सैनिकों को कितना दिया जाता था, 80%। इसका मतलब ये सुल्तान से पहले जितने भी अलाउद्दीन खिलजी से पहले जितने सुल्तान हुए, उन्होंने जो लूट का धन था 80% उनको बांट दिया जाता था, और 20% क्या कर दिया, इनके पास रखा जाता था, अपने पास रखता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी इसे उल्टा कर दिया, ठीक है। तो सुल्तान का जो धन था वो तो कर दिया 80%, और सैनिकों का कितना कर दिया भैया, सैनिकों का धन कर दिया 20%। उल्टा हो गया ना। यानी कि सुल्तान जो लूट का धन था, खुम्स जो था, उसमें से लेता था कितना, 80%, और सैनिकों को कितना, यानी कि 4/5 भाग, ठीक है। और ये रहता था 1/5 भाग। ऐसे पूछ सकता है, इसको ध्यान रखना। 4/5 भाग मतलब 80%, और 1/5 भाग यानी कि 20%। ये स्थिति थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां स्थिति इस प्रकार रही। देखो जरा, इसको मैं समझो जरा, अब दूसरी तरीके से समझो कि 80% हो गया, ठीक। तो 80% स्वयं लेता सुल्तान। इसके बाद क्या किया, इसके बाद आला ने क्या किया कि 4/5 भाग स्वयं रखने लगा, और 1/5 भाग क्या किया, सैनिकों को देने लगा। यानी 80% खुद रखने लगा, 20% सैनिकों को देने लगा, ठीक। अरे ऐसे कर लो यार, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा है, ये लो 5 भाग, ठीक है। और ये कितना हो गया, 80/5, बस दिमाग लगाएं जब ये था। अब क्या है, आगे क्या किया था, इसमें खुम्स को कर दिया 80 और 20%। सुल्तान रखता था 80% और सैनिकों को दिया सिर्फ 20%। अन्य सुल्तानों के समय ऐसा नहीं था, ठीक है। अन्य सुल्तानों के समय बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। अब क्या किया, इसने जो भूमि को मापन किया वो बिस्वा के आधार पर किया। किसके आधार पर, बिस्वा के आधार पर। यानी कि 20 बिस्वा में 1 बीघा होता था। आज तो 16 बिस्वा में 1 बीघा होता है हमारे यहाँ। तो 20 यानी भूमि के जो मापन किया वो बिस्वा के आधार पर किया। 20 बिस्वा का कितना था, 1 बीघा होता था। आज 16 बिस्वा का है 1 बीघा। कहीं कहीं 22 का भी है, कहीं 25 का भी है, और कहीं 15 का भी, कहीं 16 का भी। तो बिस्वा के आधार पर भूमि को मापन किया, 20 बिस्वा में 1 बीघा होता था। ये इसका आर्थिक महत्वपूर्ण सुधार था। इसके बाद क्या किया, इसने भूमि को मापना शुरू किया। भूमि का मापन क्या किया, भूमि का मापन किया। तो भूमि मापन की जो प्रणाली थी उसको बर्नी जो था इसका इतिहासकार, उसने कहा मसाहत। ये एक इंपोर्टेंट प्रश्न है और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है कि मसाहत क्या थी। भू राजस्व की एक मापन प्रणाली थी, जिसे नाप तोल के बाद क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित किया गया था। यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर लगान लिया जाने लगा। यानी कि माप तोल के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण करना क्या कहलाता था, मसाहत कहलाता था।
नाप तोल कर दी, यानी 1 बीघा मान लो, एक ये इसको समझो जरा, 1 बीघा ये जमीन है आपके पास, ठीक, ये जमीन है आपको ABC, एक आयताकार क्या है आपके पास जमीन, ठीक। तो इसको माप दिया भाई ये 1 बीघा है, 1 बीघा है, क्या नाप दिया, 1 बीघा है। तो इस नापने के बाद अब इसका क्षेत्रफल जो होगा, कितने क्षेत्रफल में जो फसल है वो बोई जाएगी, उस क्षेत्रफल के आधार पर ही इसका निर्धारण किया जाता था, लगान का निर्धारण किया जाता था। यह भू राजस्व की कौन सी प्रणाली थी, मसाहत प्रणाली थी, और इसमें लगान का जो स्वयं सुल्तान अपने पास रखता था वो कितना था, 50% रखता था अपने पास। अब 50% जो रखता था, तो पहले ये जो कितना था, 1/3 था, मसाहत पहले कितनी थी, 1/3 थी, और अब कितनी होने लगी, 50% सुल्तान अपने पास रखता था। पहले कितनी रखता था, यानी कि पहले रखता था 1/3 भाग मसाहत के अंदर। इसके बाद है इस जो मसाहत प्रणाली थी, इसमें जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से आते हैं कि मसाहत प्रणाली क्या है, भू राजस्व का निर्धारण करने की प्रणाली है, क्षेत्रफल के माप तोल के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण क्या कहलाता है, मसाहत कहलाता है। और इस प्रणाली में एक महत्वपूर्ण स्थिति ये भी थी कि जहां भी ये प्रणाली लागू होती थी वहां गल्ले के रूप में, गल्ले के रूप में, गल्ले के रूप में लगान लिया जाता था, लगान लिया जाता, लगान लिया जाता था गल्ले के रूप में। गल्ले के रूप में अब हिंदी अर्थ क्या था इसका, गल्ले के रूप का क्या मतलब है, गल्ले के रूप का हिंदी अर्थ है कि इसमें जो जितना उस भूमि में पैदा हुई है कोई चीजें, जो चीजें पैदा हुई हैं उन चीजों को फसल के रूप में सुल्तान लेता था, तो नगद वेतन का भुगतान नहीं करता था। तो इसलिए से मसाहत को किस रूप में जाता था, गल्ला के रूप में, गल्ले के रूप में लिया जाता था। इसमें क्या है, इसमें सुल्तान ने कुछ जो मसाहत को उगाने के लिए कुछ जो अधिकारी थे वो नियुक्त किए, जैसे खुद था, मुकद्दम था, मुकद्दम आगे इनको और विस्तार से पढ़ेंगे, खुद था, मुकद्दम था और चौधरी। ये तीनों का काम क्या था, ये जो मसाहत प्रणाली थी इसमें गल्ले के रूप में जो लगान प्राप्त होता था उस लगान को प्राप्त करना, उस लगान को गल्ले के रूप में प्राप्त करना, अनाज के रूप में प्राप्त करना, इन तीनों का ये मुख्य कार्य था। खुद, मुकद्दम और चौधरी, इन तीनों का यही काम होता था। इसके बाद है इसने क्या किया, जो परंपरागत स्थिति थी, ये तो आपके समझ में आई होगी मसाहत प्रणाली। इसके बाद क्या किया इसने, परंपरागत जो कृषक थे, परंपरागत, इसके बाद क्या हुआ, परंपरागत जो कृषक थे उन कृषकों ने क्या किया, परंपरागत कृषक थे उनके साथ अलाउद्दीन ने क्या किया, इन कृषकों से भूमि छीन ली, भूमि छिन गई, भूमि छिन गई, इन किसानों से क्या हुआ, भूमि, परंपरागत किसानों से भूमि छिन गई। यानी ये जो ज्यादातर उस टाइम जो अल्पसंख्यक थे वो मुसलमान थे और बहुसंख्यक थे हिंदू थे। तो समझ लीजिए कि जो बहुसंख्यक थे उनके पास ही क्या था, उनके पास ही भूमि की जो उपजाऊ स्थिति थी वो ज्यादा थी, यानी जो उपजाऊ भूमि अधिक थी, खेतीहार किसान थे। तो उनको उनसे, यानी जो हिंदू थे उनसे इसने भूमि को छीन लिया। दूसरी बात आई, तीसरी बात यह है कि इसने क्या किया, इसमें जो वरिष्ठ अधिकारी वर्ग था, कौन सा वर्ग, अधिकारी वर्ग, अधिकारी वर्ग, अधिकारी वर्ग से भी जो सरकारी भूमि थी इसे खालसा कहा जाता, क्या कहा जाता था, खालसा, खालसा। ये भूमि भी क्या की उसने, ये भूमि भी
खालसा में मिला ली, अधिकारियों से लेकर उस भूमि को खालसा में मिला लिया और अंततः उसको क्या किया, अपने हुक्म के अंदर ले लिया। इसके बाद है 2-3 शब्द हैं, उनको समझने का प्रयास करेंगे अपन। एक शब्द है हक्कू, हक्कू ए खेती। एक बहुत ही अच्छा शब्द है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या है, जो जितने भी टैक्स वसूलने वाले थे, जो टैक्स वसूलते थे, वो अधिकारी वर्ग थे। जो राजा को जितना भी प्राप्त हुआ, मान लो कि 100 क्विंटल प्राप्त हुआ, 100 क्विंटल प्राप्त हुआ किसी गांव को, ठीक, अनाज। तो इस 100 क्विंटल में से 10% जो था वो किसका होता था, हक्कू ए खेती। एक अधिकारी था खोती, सॉरी, हक्कू ए खोती। क्या नाम था इसका, हक्कू ए खोती। राजा को या सुल्तान को जितना प्राप्त हुआ है लगान के रूप में, टैक्स के रूप में जितनी चीजें प्राप्त हुई हैं, उनमें से 10% भाग हक्कू ए खोती नामक अधिकारी का होता था। और ये 10% खुद लेने के बाद 10% स्वयं का, सॉरी 10% स्वयं का और 90% राजा को देते थे। ये बात समझ आई हो। हक्कू ए खोती कौन था, ये एक लगान वसूल करने वाला खुद अधिकारी होता था। लगान वसूलने करने वाला कौन था, एक खुद अधिकारी होता था। और ये अधिकारी लगान के रूप में जो भी प्राप्त करता था चीजें, उन चीजों में से 10% स्वयं लेता था और 90% राजा को उपलब्ध करवाता था। ये जो अधिकारी हैं, इनकी नियुक्ति किसने की थी, अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इस प्रकार अगला इसमें जो हक्कू ए खोती के बाद जो अगला है, इसमें किस्मत ए खोती। ये भी जो हक्कू ए खोती नामक अधिकारी था, जो लगान के रूप में टैक्स वसूलते थे, उससे नीचे क्रम में था। ये किसानों से अलग टैक्स लेते थे और ये परंपरागत जमींदार थे जो अलाउद्दीन के नियंत्रण में रहते थे। अलाउद्दीन के किस में रहते थे, नियंत्रण में रहते थे। यानी कि ये क्या है, अलग से टैक्स वसूलते थे और आला के नियंत्रण में थे, आला के नियंत्रण में अधिकारी। ठीक है, प्राचीन काल से ही क्या कर रहे थे, लगान का वसूल कर रहे थे। और ये अलाउद्दीन खिलजी के किसमें थे, नियंत्रण में थे। तो ये क्या था, ये तो मैंने बता दिया आपको, खुद चौधरी मुसद्दम और ये सब सारी चीजें अधिकारी ने की है। इसके बाद इसमें 3-4 चीजें और इसमें बताई कि स्थितियां इस प्रकार कुछ रही कि इसमें एक विभाग का निर्माण किया, राजस्व विभाग का। राजस्व विभाग, किसका निर्माण किया, राजस्व विभाग। इस विभाग में का नाम दिया दीवान ए मुस्तखराज। क्या नाम दिया, दीवान ए मुस्तखराज। क्या नाम दिया इस विभाग का, दीवान ए मुस्तखराज। और दीवान ए मुस्तखराज नामक जो विभाग था, ये राजस्व वसूली का काम करता था। यानी कि जितने भी टैक्स के रूप में चीजें प्राप्त होती थी, जितने किसके रूप में, टैक्स के रूप में चीजें प्राप्त होती थी, वो सारी चीजें दीवान ए मुस्तखराज नामक जो विभाग था उसमें जमा होती थी। ठीक है, एक 2-4 चीजें और हैं, जैसे चौधरी शब्द है। चौधरी कौन होते थे, तो उसको समझ लीजिए जरा। ग्राम स्तर पर कर वसूलने, ग्राम स्तर पर कर वसूलने का काम करने वाले
करने वाले अधिकारी, यानी जिनका मुख्य कार्य था ग्रामीण स्तर पर कर वसूलते थे, ये चौधरी थे। इन्हें दूसरा नंबर पे आप ये भी कह सकते हो एक मुकद्दम थे, मुकद्दम मुकद्दम भी थे। और मुकद्दम जो है अरबी भाषा का शब्द है और इसका नाम होता है अग्रिम व्यक्ति, अग्रगण्य व्यक्ति। इसको समझिए एक बार पुनः। चौधरी जो है ग्राम स्तर पर कर वसूलता था। चौधरी क्या करता था? ग्राम स्तर पर कर का वसूल करने वाले अधिकारी था। इस चौधरी को अरबी भाषा में क्या कहा जाता था? मुकद्दम। क्या कहा जाता था? अरबी भाषा में क्या कहा जाता था? मुकद्दम कहा जाता था। इस मुकद्दम का हिंदी अर्थ था अग्रगण्य व्यक्ति, यानी कि एक जो आगे चल सके, उस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता था। किसका? हमारे पास किसका प्रयोग किया जाता था? मुकद्दम का प्रयोग किया जाता था। अब ये तो ग्राम स्तर पर था, चौधरी या मुकद्दम, ठीक है। और इसके बाद है परगना या जिले स्तर पर खुद, परगना या सिख कहा जाता है उसको, प्रांत को। परगना या जिले स्तर पर जो अधिकारी होता था राजस्व वसूलने के लिए, उसे क्या कहा जाता था? खुद कहा जाता था। राजस्व वसूली वाला, राजस्व वसूली करने वाला, ठीक, राजस्व वसूली करने वाला ये था। तो इसमें इस प्रकार, अब ये जो सब था, जो खुद जो था, वो अमीर खुसरो ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था इसका अमीर खुसरो, जो कहाँ था? चित्तौड़ के आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, एकमात्र विद्वान। तो खुद कौन था? परगना या सिख में राजस्व वसूली करने वाला अधिकारी कौन था? सिख था। और चौधरी या मुकद्दम कौन था? ग्राम स्तर पर कर वसूल करने वाला अधिकारी था। इसके बाद है अलाउद्दीन की जो राजस्व व्यवस्था थी, जो राजस्व एकत्रीकरण की जो स्थितियां थी, वो बहुत ही शक्तिशाली निरंकुश थी। राजस्व वसूली की स्थिति कैसी थी? शक्तिशाली, शक्ति से जो है राजस्व को वसूला जाता था। शक्तिशाली व निरंकुश थी, निरंकुश, किसी का अंकुश नहीं था सिवाय किसके? सुल्तान के, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिए। इसने क्या किया? इक्तादारी जो प्रथा थी, मैंने बताया था आपको कि इक्तादारी जो प्रथा थी, उसको क्या किया इसने? समाप्त कर दिया, ठीक है। जितने भी इक्तादार थे सबको वेतन देकर और पेंशन के स्थान पर उनको बाहर भेज दिया। वहां से बाहर भेजने के बाद क्या होता है? वहां जाने के बाद कि जो नए इक्तादार थे उन्हें नगद वेतन ना देकर भूमि अनुदान का जो स्थिति थी वो थोड़ा देना शुरू कर दिया था इसने। तो नगद वेतन इसने क्या किया? देना शुरू कर दिया था, ठीक है। इक्तेदार थे, उनकी इक्तेदारी व्यवस्था को क्या कर दिया? पूर्ण से बंद नहीं कर पाया था। इक्तेदारी जो व्यवस्था थी वो बंद करने का प्रयास जरूर किया, लेकिन जो बड़े इक्तेदार थे उनसे ये भूमि लेकर खालसा भूमि उसका प्रयोग नहीं कर सका। ये इसकी एक कमजोरी मान सकते हो आप। तो नगद वेतन देना इसने क्या कर दिया? शुरू कर दिया था। राजस्व वसूली करने वाला जो इसका मुख्य आदमी था वो था नायब। इसके बाद नायब वजीर सार्फ था शायद, नायब वजीर सार्फ इसका नाम था। जो राजस्व वसूली का जो इसमें पूरी स्थिति थी, कायानी या कायनी एक ही बात है। तो ये नायब वजीर सार्फ कायनी, तो ये जो था सार्फ
तो इसने क्या किया था, राजस्व वसूली के लिए सर्वप्रथम इसको बताया था अलाउद्दीन खिलजी को कि आपको राजस्व वसूली इस प्रकार से करनी है। ठीक, अब राजस्व वसूली करने वाला ये जो अधिकारी था, इसने सारी स्थितियां इसको समझाएंगे और वही चीज इसने लागू कर दी। लेकिन ये जो राजस्व वसूली की गई, ये इसका मुख्य उद्देश्य था कि 4,75,000 जो सेना थी उसका भरण पोषण करना, उनको नगद वेतन देना, हथियार अस्त्र शस्त्र की उनको व्यवस्थाएं करना, ये सारी चीजें इसमें क्या थी, शामिल थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, आपके पास जो 2-3 अधिकारी थे, जैसे चौधरी था इनके पास, है ना, ग्राम स्तर पर क्या करता था ये, चौधरी या मुकद्दम, चौधरी या मुकद्दम क्या करता, ग्राम स्तर पर क्या करता था, कर की वसूली करता था। उसके बाद दूसरा चौधरी या मुकद्दम के पास था खुद जो जिला स्तर पर राजस्व वसूली करता था। ये 3-4 जो अधिकारी थे इसके जमींदार थे वगैरह वगैरह, तो इनको इनाम के रूप में भूमि, इनाम वाली, इनाम या वक्फ की भूमि दी जाने लगी। इनाम भूमि होती है जो आवारा चारागाह होते ना, उस प्रकार से। तो वो जो भूमि थी इनको देने लगी, जो आवारा थी उनको कह दिया कि भाई ये भूमि तुम्हारी है और इस भूमि का आप उपयोग करो, अन्य खादानी के लिए इसको उपजाऊ बनाओ, अपनी स्थिति में गोबर का खाद वगैरह डाल के सारी चीजें। वक्फ भूमि जो थी, यानी कि जो धार्मिक कार्यों में जो भूमि का उपयोग किया जाता था, जैसे मंदिर मस्जिद के नाम कई बार जमीन होती हैं, कई मंदिरों में, बड़े बड़े मंदिरों में, जैसे सोमनाथ मंदिर है ऐसे, तो मंदिरों में ट्रस्ट को चलाने के लिए कई भूमियाँ उनके हजारों एकड़ भूमि है, उनके नाम होते हैं, जैसे राम मंदिर में है बनारस में। तो इस प्रकार से वक्फ भूमि जो थी, जो धार्मिक कार्यों से संबंधित भूमि थी, वो भूमि भी चौधरी मुकद्दम खुद जैसे अधिकारियों को इसलिए इनाम में दे दी थी कि आप लीजिए और उनको उपजाऊ बनाओ और अपना और अपने घर वालों का भरण पोषण करना शुरू करो। तो ये स्थितियां इसमें एक, ये मान लीजिए कि वक्फ भूमि जो थी, इस भूमि को देने के बाद इसके जो उमेला वर्ग था, यानी धार्मिक वर्ग जो मुसलमानों में होता है, मुस्लिमों में उमेला वर्ग क्या हुआ, इससे नाराज हो गया इस बात को लेकर। और इसे कई स्थितियां इसमें अलाउद्दीन खिलजी के सामने ऐसी भी रही कि जो इनाम भूमि देने के बाद इसके जो सेनापति थे वगैरह वगैरह, यानी जैसे कि जल्फ खां है, मलिक काफूर को छोड़कर हैं, और ये सेनापति जो हैं वो जैसे कमालुद्दीन कुर्ग है, जल्फ खां है, और तुम्हारा जूना खां जो है, नुसरत खां है, ये सब क्या हुए थे, नाराज हो गए थे इस चीज को लेकर कि आपने जो धार्मिक कार्यों की भूमि है उसको क्या कर दिया, सैनिकों को, आम सैनिकों के लिए भूमि उपजाऊ के लिए दे दिया है, तो ये गलत किया आपने। ये भूमि सिर्फ कहाँ जानी चाहिए, धार्मिक कार्यों के लिए ही उपयोग की जानी चाहिए, सैनिकों से इसका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इनाम भूमि के बारे में मैंने आपको बताया, आवारा जो चारागाह होते हैं वो थोड़े सरकार के अंडर में थे, वो सारी चीजें अलाउद्दीन खिलजी ने किसको दे दी, ये चौधरी मुकद्दम और खुद। चौधरी कौन था, ग्राम स्तर पर क्या करता, चौधरी ग्राम स्तर पर कर की वसूली करता था। मुकद्दम क्या करता, मुकद्दम और चौधरी दोनों एक ही बात है। मुकद्दम अरबी भाषा का शब्द है, इसका अग्रगण्य व्यक्ति होता है, और खुद नामक व्यक्ति कौन था, जो परगना या सिख या जिले में क्या करता था, राजस्व की वसूली करता था। तो ये स्थिति इसमें रही। इसके बाद आगे जो स्थितियां हैं, यानी कि जो और इसमें जो विभाग वगैरह बनाए हैं, उनके बारे में अगली जो क्लास होगी हमारी, अगली जो क्लास होगी उसमें हम इसके जो चौधरी है, मुकद्दम है, खुद है, और भी 2-3-4 अधिकारी हैं, उनके बारे में विस्तार से थोड़ा सा और इसकी राजस्व व्यवस्था को समझेंगे। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी, मान लीजिए अलाउद्दीन खिलजी जैसे आपने पढ़ लिया, समझ लीजिए सल्तनत काल लगभग 40% पढ़ लिया, तो अलाउद्दीन खिलजी में इतना कुछ है। तो ये आप ध्यान रखेंगे इसमें कि कर की जो वसूली थी, इसमें जो खुम्स था वो 80 और 20 कर दिया, 80% खुद रखता, सैनिकों को 20% बांटता था। अन्य सुल्तानों के समय ऐसा बिल्कुल नहीं था, वो 20% लेते थे और 80% 20% सुल्तान देते, 80% स्वयं पूरा जो सैनिक वर्ग था, जिन लोगों ने उसको लूटपाट की है, वो उससे बढ़ जाता था। तो इसलिए स्थितियां क्या कर दी, और बाकी जो कहीं चीज एक क्या ही था उसको क्या कर दिया, 50% कर दिया। ठीक है, तो मुसलमानों पे जो जकात कर था, इसे धार्मिक कर कहते हैं मुसलमानों में,
तो वो जो ज़कात था वो मुसलमानों में इसने नहीं बढ़ाया, और मुस्लिम जो व्यापारी थे उनसे जो कर लिया जाता था वो 5% लिया जाता, तो हिंदुओं जो व्यापारियों उनसे लिया, हिंदुओं जो व्यापारियों उनसे 10% कर लिया था। ये जातिवाद की स्थिति इसने थोड़ी सी प्रदर्शित की। यहाँ इसकी थोड़ी कूटनीतिक जो स्थितियाँ थी, जो जनता जैसा इसको मानती थी, वो थोड़ा वहाँ गिरावट वाली स्थिति इसमें लास्ट में इसके राजस्व विभाग में आपको नजर आएगी कि हिंदुओं के लिए सिर्फ 5% और हिंदुओं के लिए 10% टैक्स लगता था महल पे, और मुसलमानों के लिए कितना लगता था? 5% लगता था। तो इसको क्या करेंगे, अब ध्यान रखेंगे अगली क्लास में। थोड़ा इसके जो विभाग वगैरह हैं, थोड़े विभाग इसमें अपनी राजस्व स्थिति को सुधारने के लिए, राजस्व में खजाने भरने के लिए इसने बनाए। उसमें स्थितियां हमने आपको ये भी समझाई कि अपने जो दक्षिण भारत है राजस्व वसूली के लिए, उसमें दक्षिण भारत के अभियान जो हैं, होयसल राज्य है, पांड्य राज्य है, इसके बाद देवगिरी है ना, तो वगैरह वगैरह, इन सभी पर क्या किया इसने? आक्रमण किया। किसके लिए? धन प्राप्ति के लिए। उत्तर भारत में आक्रमण किया किसके लिए? अपना अधिकार प्रदर्शित करने के लिए। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि 11 प्रांत थे इसके टाइम स्वयं के, ठीक है। तो बाकी जो स्थितियां हैं और इसमें क्या क्या विभाग अपने राजस्व वसूली के लिए बनाए, कौन कौन से अधिकारी, छोटे मोटे 2-4 अधिकारी और हैं, उनके बारे में अपन क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।